प्रिय दर्शकों, मैं आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम 2022 में राशिफल की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि की चर्चा की है। आज बात करेंगे कर्क राशि की। मित्रों, ये हमारा केवल बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये वर्ष कैसा रहेगा, इन राशि वालों के लिए हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कारण यह है ना कि 2022 में 2-3 ग्रहों का विशेष परिवर्तन हुआ। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि 17 मार्च के बाद होगी धन की बरसात। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। देखिए, व्यक्ति का जीवन 3 ग्रहों पर आधारित होता है, जिनका गोचर बहुत ही लंबा है और काफ़ी समय तक ये एक राशि में रहते हैं। पहला ग्रह तो है आपका शनि, जो पूरे ग्रह मंत्र परिषद में, ग्रह मंडल में सूर्य को राजा और शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। इनका जो गोचर है वो एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। जब एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है तो 3 राशियों में 7.5 वर्ष रहता है। इसी से 7.5 बनती है। चंद्रमा से लेफ्ट और चंद्रमा से राइट और चंद्रमा पर, यह माने इन 3 भावों में जिस समय शनि का गोचर होता है तो 7.5 बनती है, और चौथे और 8वें स्थान पर जिस समय गोचर करता है तो शनि की 2.5 बनती है। मित्रों, हाँ, ये एक अलग टॉपिक की बात है। चूंकि बात सन की आई इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा कर दी है। अब दूसरा नंबर आता है गुरु का। देवगुरु हमारे ये धन के कारक हैं, बुद्धि और विवेक के कारक हैं। जिन व्यक्तियों का गुरु नीच का होता है, माने मकर राशि में होता है, 10 नंबर में होता है, उन व्यक्तियों का IQ लेवल, माने जिसको बोलते हैं बुद्धि का विकास, देर से होता है या कम होता है, और धन की भी कमी होती है। और अगर 6, 8वें, 12वें में ये स्थिति बनती है तो विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। माने धन उनके पास होता है जिसके आय के साधन अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, अच्छे तरीके से कमाया गया धन समाज में इज्जत और मर्यादा दिलाता है, और अगर हम किसी गलत तरीके से धन का अर्जन कर लें तो वो धन करता क्या है, 3 पीढ़ियों तक बर्बादी के लिए अपना रास्ता बना लेता है। तो लिहाजा मित्रों, आप लोगों से हमारा ये एक टॉपिक से अलग हट के निवेदन है कि जो लोग ऐसे पदों पर हैं या इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, देखिए, धन की आवश्यकता केवल नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, मतलब आवश्यकता या आविष्कार की जननी। तो जितनी आवश्यकता हो, धन को उसी तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसका अर्जन करें, और खर्च भर के लिए धन को कमाएं। अगर बढ़ जाए तो समाज सेवा में लगाएं, दूसरों की मदद करें। तो हमारा मतलब ये है कि अगर मकर राशि में गुरु की स्थिति 6, 8वें, 12वें या ऐसे स्थानों में होती है जहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, तो वहाँ धन के आमदनी का जो जरिया है वो अच्छा नहीं होता है। या तो वो जुआ खेलेंगे, या शराब और मद्य की जो है व्यवस्था जो है करेंगे, या घूस लेंगे। पुल और निर्माण इत्यादि इंजीनियर्स वर्ग हैं, ये सब गलत सलत जो है बनाएंगे, घूस लेंगे। आए दिन पेपरों में आप लोग पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो 2 ग्रहों की बात की, पहले हमने शनि की बात की, इसके बाद में बात की हमने गुरु की। अब बात करते हैं राहु की। राहु और केतु, ये एक समाज में एक डर व्याप्त हो गया है। कौन सा? काल सर्पयोग का। और ये अभी विगत 10 से 20 वर्षों के अंतराल में ये हुआ है। काल सर्पदोष का उल्लेख किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं मिलता है, किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं, न तो फलदीपिका में है, न ही पाराशर होरा शास्त्र में है, कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं। जो ग्रंथ आजकल लिखे जा रहे हैं, जो नए नए लेखक हुए हैं, जिन्होंने लेखन को तोड़ मरोड़ करके ज्योतिष को समाज में प्रस्तुत किया है, वही लोगों ने काल सर्प दोष की बात की है। ये बात मानता हूँ
कि राहु और केतु के अगर एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं तो कुंडली गड़बड़ा जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी तो हैं जो समाज में कि जिनका कालसर्प दोष था और उन्होंने बड़ी उन्नति करी, तो कालसर्प दोष खराब ही नहीं होता है। तो बात हो रही है राहु की। हमने बताया शनि ग्रह और हमने बताया गुरु ग्रह, अब बात करते हैं राहु की। राहु ग्रह का जो गोचर है वो 1.5 वर्ष का होता है। ये एक राशि में 1.5 वर्ष रहता है और इसी में ये करता क्या है, ये एक एक्सीलरेशन का काम करता है। एक उच्चाग्र राहु कोई ग्रह नहीं है। ग्रहों की जो परिभाषा है, यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने जो ब्रह्मांड में पिंड की स्थिति में है, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, वही हमारे ग्रह हैं। लेकिन ये एक भंवर का काम करते हैं। जैसे भंवर में चाहे जितना कुशल तैराक हो, अगर फंस जाता है तो अपनी तैराकी भूल जाता है। यही हाल इन दोनों बिंदुओं का है। चंद्रमा जिस अक्ष को काटता है, जोड़क को काटता है पृथ्वी को, चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उन दोनों बिंदुओं को राहु और केतु की गणना में शामिल किया। तो राहु जिस राशि में होता है उसके फल, उसके प्रभाव को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के साथ में होता है, उस ग्रह के प्रभाव को घटा देता है या बढ़ा देता है। जिस भाव में होता है उस भाव के कारकत्व में ये दिक्कत पैदा कर देता है। इसे छिद्र ग्रह भी कहा गया है। राहु और केतु की कहानी फिर हम बाद में जो है बताएंगे कि देवास जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय अमृत निकला था, तो असुर वहाँ देव के भेष में आकर के और अमृत पान करने के लिए आ गए। तो सुदर्शन चक्र से उनके 2 हिस्से कर दिए गए। ऊपर वाले हिस्से को राहु माने सिर को राहु और नीचे वाले धड़ को केतु कहा गया। केतु, अब इनका प्रभाव जो है बता देते। कुजवत केतु शनिवत राहु। राहु जो प्रभाव करता है शनि का ही प्रभाव करता है और केतु मंगल का प्रभाव करता है। तो 3 ग्रह पर पूरे वर्ष की कुंडली चलती। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं तीनों ग्रह की, कि इन्हीं तीनों ग्रह पर बाकी सूर्य का तो गोचर 1 महीने का है, मंगल का भी जो है गोचर ऐसा ही है, बुध का भी गोचर ऐसा ही है ना। बाकी शुक्र का भी जो गोचर इसी तरह का है। कभी अस्त हो जाते हैं, कभी वो दिखने लगते हैं। वो अस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सूर्य के एकदम बिल्कुल करीब में है, सूर्य की रोशनी से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो जब दिखाई नहीं पड़ेंगे तो उनका प्रभाव नहीं होगा, तो लिहाजा अच्छे काम नहीं होते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जो है समझ लीजिए, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा नीच का है, जिन व्यक्तियों का चंद्रमा खराब है, वो व्यक्ति, उनकी सोच अच्छी नहीं होती है। और चंद्रमा से एक योग बनता केंद्रुम योग। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रुम योग बनता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हालांकि योग अभी हमने बताए थे, सस योग बताया था, रोचक योग बताया था, है ना। इस तरीके से हमने 5 योगों की बात की थी। इसमें से केंद्रुम योग रह गया जो चंद्रमा से बनने वाला योग है। हमने उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की। मित्रों, एक बात और हम आपसे कह देना चाहते हैं कि हमारी कुंडली, हमारे राशि फल को आप लोग लग्न से देखें। अगर चंद्रमा भी आपका लग्न में है तो वो आपकी लग्न वर्गोत्तम मानी जाती है, तो आप उसे देखना शुरू करें। अब इस वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, जरा इसको हम जो देख लेते हैं। हमने पूरा चार्ट जो है बना रखा है, हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, गुरु 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी इस समय किस में है? कुंभ में है। ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, और शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में, इसके बाद में फिर ये 12 जुलाई को मकर राशि में, माने ये वक्री और मार्गी होते हुए माने कुंभ और जो है मकर में ही ये गोचर 2022 में करेंगे। राहु 17 मार्च को मेष राशि में गोचर जो है कर जाएंगे और केतु 17 मार्च को ही तुला राशि में गोचर कर जाएंगे।
तो ये तो इस वर्ष ग्रहों की स्थिति रहेगी। और चंद्रमा की स्थिति ये है कि 2.25 दिन ये एक राशि में और रहता है, तो लिहाजा चंद्रमा को गणना में नहीं लिया है। हम इन तीनों ग्रहों पर ही बात करें। अब बात करते हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए जैसा हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि 17 मार्च के बाद क्या होगा, धन की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, माने धन की स्थिति अच्छी बनेगी कर्क राशि वालों के लिए। तो इसकी बात भी मतलब आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात हम जो है बता दे रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब आप कर दें ताकि कुछ हमारा भी लाभ हो, हमें भी लोग जानें, क्योंकि YouTube सारे विश्व में जो है देखा जाता है, तो हमारा भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो और आपका लाभ तो हम करा ही रहे हैं। अगर आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप अपनी जन्म तिथि हमें दे देंगे, तो हम उसका उत्तर भी हम आपके एक प्रश्न का जवाब भी हम आपको देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में जो गुरु की स्थिति है वो 9वें स्थान में जो रहेगी, कब, 13 अप्रैल के बाद। अभी इस समय गुरु की स्थिति कहाँ है, 8वें स्थान में। तो मित्रों, कर्क राशि वाले अभी 13 अप्रैल तक होशियार रहें, धन से संबंधित कोई भी व्यय ना करें। जब 13 अप्रैल को गुरु कहाँ जाएंगे, भाग्य स्थान में चले जाएंगे, स्वराशि हो जाएंगे और उनकी जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, अपनी उच्च राशि पर। तो जब लग्न पर उनकी उच्च राशि पर पड़ेगी तो धन की स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति आपकी सुधर जाएगी, क्योंकि कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है। इसलिए हमने लिखा था कि मार्च और अप्रैल की में स्थिति सुधर जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं राहु की। तो राहु, चूंकि कर्क राशि वालों के लिए राहु 10वें स्थान में मेष राशि में गोचर करेगा, कब, 17 मार्च को। जब मेष राशि में ये गोचर जो करेगा तो इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो 4थे स्थान पर पड़ेगी, और 4था स्थान भूमि, भवन और वाहन का स्थान है। मित्रों, इस पीरियड में 17 मार्च के बाद इनको कोई वाहन न खरीदें। वाहन खरीदें तो किसी योग्य आचार्य से विश्लेषण करा लें कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय राहु की हमारी पोजीशन क्या है, कितनी डिग्री है, कितना डिग्री वाइज, क्योंकि घटना डिग्री वाइज से ही घटती है। इसके बारे में हम फिर आपको जो है बताएंगे कभी। तो इस तरीके से इसको जो है वाहन की व्यवस्था 17 मार्च के बाद वाहन ना खरीदें जब मेष राशि में राहु गोचर करे। लेकिन ये स्थिति बनेगी जाकर के उनके व्यापार के लिए और नौकरी वालों के लिए ये स्थिति बहुत बढ़िया है। केतु तुला राशि में रहेंगे, क्योंकि तुला राशि एक स्त्री राशि है जिसका स्वामी शुक्र है, तो लिहाजा भौतिक संसाधन की स्थिति बनेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्री जातक हैं, उनके लिए वो स्थिति ठीक रहेगी। अभी जनवरी में 14 या 15 तारीख को सूर्य की स्थिति मकर राशि में रहेगी, जो आपका 7वां स्थान है। तो जनवरी और फरवरी में मकर राशि में सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगस्त का जो महीना आएगा उसमें बुध की स्थिति आपकी 3रे स्थान में रहेगी। 3रा स्थान छोटे भाई का स्थान है और छोटी मोटी यात्राओं का स्थान है। तो कर्क राशि वाले श्रीमान जी एक बात अच्छी तरह से जो है समझ लें कि अगर कोई नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित अगर कोई यात्रा अगर बन रही है तो अगस्त के महीने में करें तो अति उत्तम। ठीक है। अब राहु की जो दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, वो 4थे स्थान पर पड़ेगी, और इसके बाद में इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो 6वें स्थान पर पड़ेगी। 6वां स्थान रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। इस स्थान में राहु की दृष्टि बैठ करके दुश्मनों की संख्या को बढ़ाएगा और
अगर कोई कोर्ट केस वगैरह की स्थिति बन रही है तो क्या करेगा उनको, मतलब फैसला वो आपके पक्ष में नहीं जाएगा। अच्छा, अब एक बात और है कि गुरु भाग्य स्थान में गुरु बैठ करके पिता से लाभ की स्थिति को बनाएंगे, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा करेंगे। तो गुरु जो है बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए मैंने लिखा था कि 17 मार्च को कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। मित्रों, ये तो वर्षफल रहा हमारा मेष राशि का। अब आप लोगों से एक हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में अगर कुंडली विश्लेषण अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और कॉल का नंबर भी दिया है, आप लोग व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट का एक शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा। पेटीएम नंबर भी हमने दे रखा है करके, और आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जो है करवा सकते हैं। अगर कोई ग्रह खराब अगर होता है तो पूजन पाठ और इसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। और ये 2022 जो है आपके लिए अच्छा जाए। तो कर्क राशि वालों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस राशिफल के हिसाब से पूरे महीने का, पूरे वर्ष का आप लोग प्लानिंग कर लें। और इसमें से जो अच्छे महीने हमने आपको जो है बताए हैं, जैसे बुध आप के लिए हमने आपको अगस्त का महीना अच्छा बताया है, धन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी। तो ये आप लोग इसी तरीके से इसको देखें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।